ये जाएगा सवाल किया जाएगा। सवाल क्यों नहीं होता? वही सवाल क्यों होता है जहाँ जहाँ एक पार्टी विशेष है बारी बारी से? नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए सरकार तो क्या गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयति च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। मैं आचार्य अजय कुमार चौबे आपका अपनी लाइव कक्षा में स्वागत करता हूँ। आइए हमारे साथ साथ 5 बार गायत्री महामंत्र सत्वर वाचन करेंगे। उसके बाद कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप सभी का इस लाइव कक्षा में स्वागत है। आप सबने कक्षा में काफी कुछ सीखा है और आगे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए सीखने की यात्रा हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का विषय
हम लोग लेंगे। देखिए हम लोग ये 10 कक्षा में आपको उन बिंदुओं पर चर्चा करनी है जिनके आधार पर आप कुंडली का विश्लेषण कर सकें। इसमें एक विषय आता है मंगल दोष। ये अक्सर कुंडलियों में जब विवाह करना होता है उस समय समस्या खड़ी हो जाती है कि व्यक्ति मांगलिक है कि नॉन मांगलिक है। तो लोग कहते हैं मांगलिक का नॉन मांगलिक से विवाह न किया जाए। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, और ये जो समस्याएं होती है मनुष्य के व्यवहार की। कोई भी मनुष्य अगर अपने व्यवहार को ठीक नहीं रखेगा तो उसके जीवन में समस्याएं हैं। मांगलिक होने का तात्पर्य यह नहीं कि उसके पास कुंडली में कोई दोष है। मांगलिक का मतलब यह है कि मंगल की ऊर्जा ज्यादा है, और इस ऊर्जा को अगर वह व्यक्ति ठीक से यूटिलाइज नहीं करेगा तो आपसी संघर्ष बढ़ेगा। तो जब आपसी संघर्ष बढ़ेगा तो क्या होगा? जिस समय आपसी संघर्ष बढ़ता है तो व्यक्ति जो है अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता। जब आपस में ही आप संघर्ष करोगे तो कौन सा निर्णय? तो इसी संघर्ष को बचाने के लिए ज्योतिष में कुंडली मिलान का प्रावधान है। तो कुंडली मिलान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मंगल दोष किया जाती है। जैसे ही किसी को पता चला कि ये व्यक्ति मांगलिक है, विवाह नहीं करना है, तो मंगल दोष का एक सूत्र होता है, उसको आप लोग हमेशा दिमाग में रख लीजिए। कारण क्या है कि कहाँ कहाँ मंगल होगा, पहले कुंडली बनाइए, जहां पे मंगल पहुंचने के बाद आप कहेंगे कि हाँ ये कुंडली मांगलिक है। अभी तक के अभ्यास में मैंने आप सभी को कुंडली बनाना सिखा दिया है। आप लोग उसका अभ्यास नित्य करते रहिए। सर कुछ भी समझ सुनाई नहीं आ रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है? सर आ रही है आ रही है आपकी आवाज आ रही है। गुरुजी आप सबको म्यूट कर दें। मैंने सभी को म्यूट किया। आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट फंक्शनिंग। कुछ लोग हैं दे आर वेरी स्मार्ट, तुरंत अनम्यूट कर ले रहे हैं। प्लीज ऐसा ना करिए, काफी दिक्कतें होती हैं क्योंकि मुझे फिर से अपने माउस को टच करना पड़ता है। मंगल 1 में हो, 4 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 12 में। 1 का मतलब लग्न में हो जाए, चतुर्थ भाव में हो जाए, सप्तम में आ जाए, अष्टम में आ जाए, 12वें में आ जाए। तो ऐसे जातकों को मांगलिक कहा जाएगा। यही प्रक्रिया ये लग्न कुंडली है। कभी कभी नवमास में भी हो जाता है। हम लोग प्रेफरेंस जो देते हैं लग्न कुंडली को, जब भी कुंडली का मिलान करते हैं तो लग्न कुंडली को प्रेफरेंस देते हैं। पर ये यहीं तक नहीं है, समझिएगा। इस कुंडली में कुल 12 भाव हैं। 1 2 3 4 5, 5 भाव को आपने ले लिया मंगल। तो क्या सारी कुंडलियों में मंगल दोष होता है? तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। जो सामान्य किस्म के ज्योतिषी होते हैं, 1 4 7 8 12 में मंगल दोष, मंगल देख लिया, कह दिया मंगल दोष हो गया। पर ऐसा नहीं है। एक सूत्र इसके बाद भी आपको लगाना पड़ेगा, मंगल दोष का परिहार। किन किन परिस्थितियों में मंगल इन घरों में बैठने के बावजूद, अगर मंगल पहले घर में बैठता है, चौथे में, 7वें में, 8वें में, मंगल दोष नहीं होगा। ये सूत्र हमेशा अपने पास रखना चाहिए। कारण क्या है कि दोष से ज्यादा उसका परिहार आवश्यक होता है। तो वो सूत्र हम आपको बताएंगे, उसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि किन किन परिस्थितियों में मंगल दोष नहीं रहता। उसे बोलते हैं मंगल दोष का परिहार। उन स्थितियों में मंगल दोष स्वयं का परिहार कर लेता है।
देखिए ये सूत्र है, इसको आप लोग अपने पास नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट रख सकते हो। मेष का मंगल लग्न में हो, वृश्चिक का चौथा हो और मीन का 7वां, कुंभ का 8वां, धनु का 12वां हो तो मंगल दोष का परिहार होता है। ये एक सूत्र है। दूसरा सूत्र है मंगल के साथ चंद्रमा, गुरु, शनि में से कोई भी एक ग्रह, मंगल प्लस चंद्रमा प्लस गुरु प्लस शनि, अगर कोई भी कॉम्बिनेशन आता है अथवा शनि की पूर्ण दृष्टि, तो ऐसी कुंडली में मंगल दोष नहीं होता। दूसरा सूत्र है यदि केंद्र त्रिकोण में गुरु हो और केंद्र में चंद्रमा हो, केंद्र में गुरु हो जाए तो भी मंगल दोष नहीं होता, या केंद्र में चंद्रमा हो जाए, जो केंद्र भाव होता है 1, 4, 7, 10, इसमें अगर गुरु या चंद्रमा हो जाए, छठवें और 11वें भाव में राहु हो जाए, मंगल के साथ राहु तो अंगारक योग बनाता है, और मंगल को गुरु देखता हो अथवा मंगल से दूसरा शुक्र हो तो मंगल शुभ होकर समृद्धि कारक हो जाता है। एक और सूत्र है, गुरु बलवान हो, शुक्र लग्न अथवा स्वात्मा, मंगल वक्री नीच या शत्रु के घर का हो या अस्त हो तो दोष नहीं होता। देखिए बहुत अच्छा सूत्र है ये। मंगल या तो शत्रु के घर में हो जाए, अस्त हो जाए तो मंगल का दोष नहीं होता। इन 4 सूत्रों को आप अपने ब्रेन में रखिएगा, तभी किसी जातक को आप मांगलिक घोषित करें। नहीं तो होता क्या है कि आपने देख लिया मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में है, अब ये मंगल मांगलिक हो गया। तो इस तरह की जल्दबाजी से बचना चाहिए व्यक्ति को। हमें कभी भी इस तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कारण क्या है कि ऐसी जल्दबाजी में आप जो व्यक्ति नॉन मांगलिक होगा उसको भी आप मांगलिक कह देंगे। तो मंगल दोष से ज्यादा मंगल दोष का परिहार याद रखना बहुत जरूरी है। न कि सिर्फ 1, 4, 7, 8, 12 में हमने देख लिया मंगल है तो मंगल दोष हो गया। मुख्य बिंदु क्या है? अगर कोई भी पावरफुल प्लैनेट 1, 4, 7, 8 में आ जाता है, 1, 4, 7, 10 में आ जाता है तो मंगल दोष नहीं होता। तो ये मुख्य बिंदु हमेशा मन में रखिएगा। अदरवाइज आपके पास जो कुंडलियां आएंगी जातकों की, उसमें आपको मिलाना पड़ेगा, देखिए मंगल दोष इसमें है कि नहीं है, हम इसे शादी करें कि ना करें। तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि पहले मंगल दोष चेक करिए, फिर मंगल दोष का परिहार चेक करिए, फिर उसको डिक्लेयर करिए कि मंगल दोष है कि नहीं। मेरे पास बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, सिर्फ लोग 1, 4, 7, 8, 12 को याद कर लेते हैं, पर मंगल दोष का परिहार कब होता है वो याद नहीं करते। अब आपके पास एक लग्न कुंडली हम दिखाते हैं, इसको एट ए ग्लेंस चेक किया जाएगा क्या यह व्यक्ति मांगलिक है कि नहीं है। देखिए 1, 4, 7, 8, 12 कहीं मंगल है नहीं, ये दिस इज नॉट मांगलिक। गुरुजी सेकंड हाउस में मंगल बोलते हैं मंगलिक होता है। आप इस सूत्र को कई लोग प्रयोग करिएगा, उधर मत जाइएगा। जो सूत्र मैंने बताया है 1, 4, 7, 8, 12 यही मांगलिक का सूत्र है। बाकी के सूत्र किसी ने मन से गढ़ ली तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। मांगलिक का सूत्र यही है, अगर कोई पूछे भी तो बताइए 1, 4, 7, 8, 12 यही मांगलिक है। बाकी की चीजें पर ध्यान दीजिए। कोई पूछे मंगल दोष क्या व्यक्ति को परेशान करता है तो कभी भी नहीं कहना चाहिए कि मंगल दोष कोई मुसीबत है व्यक्ति के जीवन में। मंगल ऊर्जा का कारक होता है, ऐसा व्यक्ति थोड़ा उत्तेजना वाला होगा। जब हम विवाह करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की शादी सिर्फ मांगलिक से करने का प्रावधान इसलिए है कि इस व्यक्ति के अंदर की उत्तेजना कम रहेगी। 2 मांगलिक का करेंगे, दोनों आपस में निपट लेंगे। नहीं तो पता चला एक मांगलिक है एक नॉन मांगलिक है, तो जो मांगलिक होगा वो चढ़ा रहेगा, हमेशा नॉन मांगलिक होगा। और भी कई सारे सूत्र बताते हैं। ये वाली कुंडली देखिए, इसको देख करके डिसाइड करिए आप लोग। इसमें देखिए 1, 4, 7, 8, 12 1, 4, 7, 8, 12 मंगल कहाँ है? मंगल ये है। क्या ये व्यक्ति मांगलिक है? जी सर। अब मंगल दोष का परिहार ढूंढिए। नहीं है सर, शनि का दृष्टि है मंगल पर। सर शनि की तीसरी दृष्टि है इसमें। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
आ गई सर। ये बहुत और शुक्र भी देखिए यहाँ पे आ गया है, केंद्र में आ गया है। तो कभी भी इस बात का निर्णय तभी लेना चाहिए जब हम पूरी तरह आश्वस्त हो जाए कि नहीं, ये मंगल दोष का परिहार नहीं हो रहा। अब इसमें देखिए ये सूत्र पढ़िए, मंगल से दूसरा शुक्र हो तो मंगल शुभ होकर समृद्धकारी हो जाता है। छठवें या 11वें भाव में राहु हो, मंगल के साथ राहु, केंद्र में चंद्रमा हो, केंद्र और त्रिकोण में गुरु हो। क्या देखिए इसके केंद्र और त्रिकोण में गुरु है, चेक करिए, नहीं है, लेकिन पहला वाला सूत्र लग रहा है। इस तरह मांगलिक का जब भी आपको निर्णय लेना तो पूरी तरह आश्वस्त तब होइए जब मंगल दोष का परिहार नहीं लग रहा है। सूत्र अगर भूल जाए तो गूगल कर लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कारण क्या है कि जब आप बताएंगे किसी व्यक्ति को कि क्यों मंगल दोष का परिहार है, तो उसके पीछे रीजन लिखेंगे कि आपका जो है शनि की दृष्टि जा रही है, इस वजह से मंगल दोष का परिहार है। तब जाकर के वो व्यक्ति आपसे संतुष्ट होगा, नहीं तो सीधा सीधा आप कहेंगे मांगलिक हो और बेचारा परेशान। अक्सर आजकल यही हो रहा है। सर शुक्र का आपने बताया, जैसे शुक्र बैठा था केंद्र में 10वें घर में, तो वो भी मंगली दोष नहीं होगा? बिल्कुल, अभी जो बताया था ये देखिए, जैसे जुपिटर इसमें केंद्र में आ गया ना, शुक्र भी केंद्र में हाँ। तो सूत्र ये कहता है कोई ग्रह अगर केंद्र में इसमें से आ जा रहा है तो मंगल दोष परिहार हो गया। अच्छा अच्छा, मांगलिक तो है, मंगल तो पंचम में है। हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लाइव प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो सिर्फ फॉर्मूला याद करने के लिए हम लोग किताब में खोल करके पढ़ी लेंगे। सही बात है। जैसे किताब बंद करते हैं फॉर्मूला भूल जाता है। आप लोग अनुभव करके देखना, एक तो किताब ले लो ज्योतिष की, अब पढ़ना शुरू करो, इसके बाद लगेगा हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। और एक तो कुंडली मिल जाए तो आपका क्या कहेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सब भूल गया। अब देखिए 1 4 7 8 12 मंगल कहाँ है? फोर्थ में। अब लेकिन वेनस है सर। मंगल दोष है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। मंगल ने अपने दोष का परिहार कर लिया। अब इस व्यक्ति की शादी आप नॉन मांगलिक से करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम इसीलिए आपको ये बात समझा रहे हैं। अगर इसकी शादी किसी मांगलिक से कराएंगे तो ये व्यक्ति परेशान रहेगा। मेरे पास ज्योतिष की बहुत सारी किताबें हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जिनकी हार्ड कॉपी अगर आप में से किसी को आवश्यकता होगी तो हम शो करेंगे, आप कहिएगा तो भिजवा देंगे आप। बिकॉज कभी भी बुक पढ़नी हो तो बुक के फॉर्मेट में पढ़ो, बुक पीडीएफ में नहीं पढ़ी जा सकती। मैंने तो ऐसा अनुभव किया है, आप लोगों ने भी यही अनुभव किया होगा। इंटरनेट खोल करके पढ़ाई नहीं हो पाती है। जी सर। सॉरी टू, मुझे ना नहीं आ रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परिहार? बता रहे हैं। इतना हो सकता कि मैं ना सर, इतना हो सकता सर, मैं जो जिम्मेवारी लेती है ना, जो मैं गलती भी लेती है तो मैं क्लास आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी आवाज नहीं आ रही।
नेट कनेक्ट जिस भी कनेक्ट हो गया होगा। व्यक्ति में चंद्रमा कमजोर होता है, एक सूत्र बताते हैं, ध्यान से समझिएगा, उसके अंदर धैर्य बहुत कम होता है। वो दुकान पे जाएगा सामान खरीदने, तो कहेगा जल्दी करिए, मुझे देरी हो रही है, मेरे पास टाइम है। अगर बीच में कोई व्यवधान हो गया तो वो पेशेंस लूज कर जाता है। ये चेक करने का तरीका है। अगर आपके पास कुंडली बनी नहीं हो तो ये चेक करने का तरीका है। हम लोगों से तो कोई बात कर ले तो उसकी कुंडली बना दी। अगर वो कहे कि मुझे मेरे जन्म का समय नहीं पता है तो बात करें, हम बताएंगे आपकी राशि ये है, चंद्रमा आपकी इस घर में बैठ गया, सूर्य कहाँ होगा, मंगल कहाँ होगा, उसकी डिग्री कितनी होगी, ये सब बता दें। जिन लोगों को बुक चाहिएगा हमें बताइएगा, हम बुक का जो है ना आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे, अपना एड्रेस भेजिएगा, मिनिमम कॉस्ट में आपके घर डिस्पैच करा देंगे। खोल करके बुक को पढ़िए, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में, कोई इशू नहीं है। बुक खूब पढ़िए, आप लोग खूब आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। अब किसी ने पूछा था परिहार का मतलब क्या होता है, ये प्रश्न था। परिहार, परिहार शब्द हिंदी का है। परिहार का मतलब होता है एंड, समाप्त, या फिर सलूशन। सो मंगल दोष अपने आप का सलूशन कर लिया, ऐसे समझिए। और ये किया किसने? उस कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की स्थिति ने कर दिया। तो ये मंगल दोष के साथ मंगल दोष के परिहार को भी हमें अपने दिमाग में रखना है। मंगल दोष परिहार का सूत्र आप लोग जो है, एक बार हम आपको स्क्रीन दिखा रहे हैं। हल्दी का दूध पीजिए, सर्दी ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने नवजीत जी, अभी पीने की कोशिश करते हैं, बहुत जबरदस्त सर्दी हो गई। यह है मंगल दोष का सूत्र, स्क्रीन आपको दिख रही है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे की बात बताते हैं। यह मंगल दोष परिहार का सूत्र, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आप सर हेलो हेलो वेट आप बोलते तू बोलेगा मम्मा, तू बोल मम्मा। आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। अब समस्या क्या है, मंगल दोष जब आप समझ लेंगे, जब जान पाएंगे कि वास्तव में मंगल जो है ऊर्जा का कारक है, तो किसी भी व्यक्ति के जीवन को जब आपको बताना होगा तो कभी नहीं कहेंगे कि आपके जीवन में मंगल समस्या है। मंगल समस्या नहीं है, मंगल व्यक्ति के जीवन की उम्मीद है, ऊर्जा है। गुरुजी, व्यक्ति के जीवन की ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा का सही उपयोग करना है। जब आप उस ऊर्जा का सही उपयोग करेंगे, ज्योति जी आपको कुछ पूछना है? जी गुरुजी जी, पूछिए। मैं ये पूछ रही थी गुरुजी, ये वाला जो सूत्र है, मेष का मंगल लग्न में हो, वृश्चिक का चौथा, मीन का 7वां, कुंभ का 8वां, ये नहीं समझ में आ रहा गुरुजी, ये कैसे? मेष का मंगल मतलब मंगल मेष राशि में लग्न में बैठ जाए, मेष राशि हो और मंगल वहां बैठ जाए। जी। अब वृश्चिक का चौथे घर में वृश्चिक राशि और मंगल बैठा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? गुरुजी जी, अब आ गया समझ में। मेष राशि बोल रहे हैं, मेष लग्न का कुंडली है क्या? मेष कुंडली का मंगल नहीं? मेष लग्न में मुझे एक क्वेश्चन था। अभी आप लोग अपने आप को म्यूट ही किए रखिए, अभी मुझे चलने दीजिए थोड़ी देर तक। अब दूसरा विषय जिसमें हम लोगों को समझना है वो
व्हाइट बोर्ड। ज्योति जी आपका इलू पे हो पा रहा है कि नहीं अभी? नहीं गुरुजी, अभी तक तो कुछ नहीं करी हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे करना है। मुझे सर आपने मेरा भी नहीं करा अभी वेरीफाई। अच्छा। आप थोड़ा सा और बताइएगा ना गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी, जी। गुरुजी मेरा तो इलू का कुछ नहीं हुआ, आपने भी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। क्या नाम है आपका? इलो का शंकर कुमार एस। शंकर कुमार जी, मैं पेमेंट, मुझे सर्दी जुकाम हुआ है, ठीक होने दीजिए, एक ही दिन सबको बताएंगे, 2 घंटा एक्सप्लेन करेंगे, हो जाएगा 2 घंटे। ठीक है सर। मेरा वेरीफाई कर दिया आपने इलू का? आपका शुभ नाम? शैली अग्रवाल। शैली अग्रवाल। आपको खुला कि नहीं खुला अभी? खुल तो गया था, लेकिन बट आप बोल रहे थे ना कि मैं बताऊंगा, वैसे मैं कर लूंगी। आप 1 घंटे का वीडियो बना के भेजो, खुल गया। ओके सर। बहुत अच्छे से कैमरा रख करके, स्टिल कैमरा हो और फेस के ऊपर कमेंट ना, 1 घंटे का वीडियो बनाए आपने भेजे। ठीक। अब हमको समझना क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो ये है, वो ये यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे इसको दिखाया। आपको मैंने भाग्येश के विषय में बता दिया था आप सभी को। समझ लीजिए उसको, ये बहुत महत्वपूर्ण। 9वां भाव का, 9th हाउस का जो स्वामी है, 9th हाउस कुंडली का जो 9वां भाव होगा, उस पे फोकस करिए। कोई भी जातक आपके पास आ रहा है तो फोकस करिए 9th हाउस पे। यहाँ पे देखिए 9th हाउस पे 2 लिखा हुआ है, ये कुंडली का 9वां भाव है। ये कैसे पता करेंगे कि 9वां है? यहाँ से गिनना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ गया 10 11 12। तो कुंडली का जो 9वां भाव है वो काफी महत्वपूर्ण है। 9th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कारण क्या है? अब इस 9वें भाव में अब देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है। जैसे इस कुंडली के 9th हाउस में नंबर 2 लिखा है, ये 2 नंबर का आदमी नहीं है, ये वृषभ राशि हुई, इसका स्वामी शुक्र। इस कुंडली का भाग्येश शुक्र है। इसे कंक्लूजन क्या निकालेंगे? कभी कभी जीवन में हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आ जाती, उसमें से एक समस्या आती है कि मेरा भाग्योदय कब होगा, या फिर मेरे जीवन का सबसे अच्छा टाइम कब आएगा। तो भाग्योदय का तात्पर्य ये नहीं होता कि यही समय सबसे अच्छा है, बल्कि ये समय उस व्यक्ति के जीवन में कुछ अद्भुत परिवर्तन लेकर आएगा। अद्भुत का मतलब समझ लीजिए कि अगर वो गिर रहा होगा तो ये यू टर्न कराएगा उसको। इसके अंदर इतनी प्रसन्नता इस समय आ जाएगी कि वो कहेगा बहुत अच्छा आदमी का जीवन मिला है। आप लोग कभी कभी अपने आप को देखा करिए, जैसे जो लोग महिलाएं हैं उनको पुत्र की प्राप्ति हो गई, या फिर जो पुरुष है उनको बच्ची की प्राप्ति हो गई, उनकी नौकरी लग गई, प्रमोशन हो गया, या फिर जिनकी शादी नहीं हुई कोई अच्छी गर्लफ्रेंड मिल गई। सबकी अपनी अपनी उम्मीदें होती है ना, रहेगा बहुत अच्छा समय चल रहा है। कोई एक घटना हर व्यक्ति के जीवन में एक जैसा प्रभाव नहीं डालती। उसी तरह भाग्योदय भी कोई एक प्रभाव नहीं डालेगा कि आप किसी से नहीं कह सकते कि नहीं आपको नौकरी ही लगेगी। हाँ, ये कहेंगे कि ये आपके जीवन का यू टर्न करेगा। जैसे ये वाली जो कुंडली है इसमें इनका भाग्य शुक्र हुआ। शुक्र जब भाग्येश बनता है तो ऐसे जातक का 25 वर्ष की उम्र में भाग्योदय होता है। भाग्योदय का मतलब जीवन का सर्वश्रेष्ठ का। अब इसमें एक कंडीशन आ जाती है, वो कंडीशन भी समझ लीजिए, नहीं तो आपका प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। कंडीशन ये है कि शुक्र अच्छी कंडीशन में हो। जो भाग्येश है, जैसे इस कुंडली का भाग्येश शुक्र हुआ, अब इनका भाग्योदय 25 वर्ष में होगा। अब शुक्र किस कंडीशन में है, ढूंढा जाए शुक्र है कहाँ? मिला, यहां देखिए वीनस वक्री है, 28 डिग्री का है। अब देखिए, अब हमारे पास इस व्यक्ति की कुंडली का भाग्येश जो है बूढ़ा हो गया 28 डिग्री का, और वक्री भी है। वक्री ग्रह जहां पे ये स्टार मार्क होता है ना, उसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड। रिट्रोग्रेड ग्रह के विषय में जब आपको प्रिडिक्शन करना हो तो आप एक बात कंफर्म है, इस व्यक्ति के जीवन में कोई भी घटना अचानक घटित हो जाएगी, और इसका कोई काम रुका होगा तो बहुत तेजी से हो जाएगा, रुकेगा तेजी से होगा। पर हम ये नहीं कह सकते कि इनका भाग्योदय 25 साल में होगा, क्योंकि शुक्र के पास पावर कम और वक्री, तो ये 25 से 28 की उम्र है, उसमें आप 1-2 इधर उधर करो। मेरी बात समझ में आ रही? 24 नहीं कह सकते। देखिए भाई 25, 26, 27 साल में आपके साथ कुछ अच्छा हुआ होगा, तब वो कहेगा हाँ कुछ हुआ था, मुझे अच्छी नौकरी मिली थी, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई थी, मेरी शादी हो गई थी,
या फिर मुझे पुत्र प्राप्त हुआ, तो कुछ ना कुछ अच्छा बताएगा वो व्यक्ति। तो भाग्योदय को इस तरह कोरिलेट करते हैं और आपका प्रिडिक्शन सही होगा, क्योंकि जब आप उसे बताएंगे ना कि आप, अब मान लीजिए ये व्यक्ति अभी 30 साल की उम्र का है, 1990 का बॉर्न है इनका, तो जब हम इन्हें बताएंगे तो बिल्कुल बताएंगे हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था। और अगर यही व्यक्ति 20 साल का है तो हम उसके दिमाग में होप डालेंगे कि देखो जब आपकी उम्र ना 25-26 होगी तो आपके साथ कुछ अच्छा घटित होगा, क्योंकि आपका भाग्य शुक्र है। साथ ही साथ ऐसे जातकों को उपाय बताना हो तो बताइए कि भाई शुक्र कैसे बलवान होगा। जो व्यक्ति बहुत सुंदर दिखता है उसका शुक्र बलवान होता है, फ्रेग्रेंस लगा के चलता है शुक्र बलवान होता है, फूल अपने पास रखेगा शुक्र बलवान होगा। शादीशुदा है तो अपनी पत्नी को प्रेम करेगा तो शुक्र बलवान होगा, प्रेमिका से प्रेम करेगा तो नहीं होगा, क्योंकि पत्नी जो है शुक्र होती है। मनुष्य के जीवन में सुख का कारण पत्नी ही होती है, इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में यही पढ़ाया जाता है कि जिसकी पत्नी अच्छी होगी उसके घर में स्वर्ग की उत्पत्ति हो जाएगी, और जिसकी पत्नी अच्छी नहीं होगी उसके घर में नरक की उत्पत्ति हो जाएगी। इसलिए पत्नी ही शुक्र है, उसकी जितनी उपासना की जाए, भाई आप जैसे पत्नी को खुश कर सको। उपासना का मतलब ये थोड़ी है कि पत्नी को फूल दिखा चढ़ाइए, अगरबत्ती दिखाइए, उसे अच्छी अच्छी बातें करिए, वो निश्चित रूप से प्रसन्न होगी। और हाँ, जीवन में कोई भी व्यक्ति पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सकता, दिस इज फैक्ट। तो बहुत ज्यादा पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको शुक्र को बलवान करना है तो ऐसा कहिए। किसी भी, अगर आपको चेक करना हो तो पूछ लीजिएगा, जितनी पत्नियां होंगी उनके हस्बैंड से यही शिकायत होती है, ये मेरी सुनते नहीं। तो ये मेरी सुनते नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहरे हो गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये शिकायत बनी रहेगी, पर आप अपना कार्य करते रहिए, तो इस तरह शुक्र बलवान होगा। अब दूसरी कुंडली खोलते हैं। अगर आप मंत्र जप करने जाए तो माँ दुर्गा की उपासना कराइए, ऐसे जातकों से कहिए माँ दुर्गा की उपासना करें। माँ दुर्गा की उपासना एक मैसेज देता है, देखो जितनी भी, एक और थॉट है, शुक्र बलवान कब होता है? जब आपकी दृष्टि जो है सात्विक होगी। हमेशा समझिएगा, शुक्राचार्य जरूर असुरों के देवता, असुरों के गुरु हैं, लेकिन वो सात्विक प्रवृत्ति के हैं, वो जीवन में सुख ले आते हैं। जब आप नारी को माँ के रूप में देखेंगे तब आपका शुक्र बलवान होगा, नहीं तो शुक्र का तो क्षय हो जाएगा। तो इस बात का पूरी तरह ध्यान देना चाहिए। और सिर्फ उपासना तक माँ दुर्गा की उपासना नहीं करनी है, नारियों को देखिए, सम्मान दीजिए, ये एक भाव होना चाहिए, आपका शुक्र बलवान हो जाएगा। एक और कुंडली खोलते हैं, उस पर चेक करते हैं फिर। ये कुंडली देखिए, इस कुंडली में अगर ध्यान से देखें, 9वें भाव को देखिए, ये 9th हाउस है, सबको क्लियर हो गया? यहाँ पे नंबर लिखा है 4। 4 मीन्स कर्क, कर्क का स्वामी चंद्रमा। अब इनका भाग्य क्या हो गया? मून। मून अगर अच्छी कंडीशन में होगा तो ये 24 वर्ष में इनका भाग्योदय होगा। अब मून को चेक करिए, मून कहां चला गया इनका? मून यहाँ है, 6 डिग्री का है, और किस राशि में है? गुरु की राशि में है। अब इसमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को भाग्योदय बताने के साथ साथ उसको भाग्येश को मजबूत करने का सूत्र बताइए। भाग्य का मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति को कर्म नहीं करना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, भगवान एक बार एक व्यक्ति को कहानी सुना रहे कि माता पार्वती और शंकर जी का संवाद अक्सर ऐसा होता रहता है जिसमें भगवान शंकर माता पार्वती को बहुत कुछ समझाते हैं। तो एक दुखी व्यक्ति जा रहा था, तो माता पार्वती ने शंकर जी से कहा, प्रभु आप तो सबको दुख देते रहते हैं। क्या नहीं, मैं तो किसी को दुख नहीं देता हूं। तो कहे ठीक है, ये तो गरीब आदमी चल रहा है। माता पार्वती ने क्या किया कि उस गरीब आदमी के आगे एक सोने का पैकेट गिरा दिया, तो वो कुछ दूरी पे था, रास्ते में गिरा। तो जब वो आदमी आता है तो कहता है कि रोज तो आंख खोल के चलते थे, आज आंख बंद करके चले। पैकेट सोने का वहीं गिरा है, वो आंख बंद करके चले। सोच लो, और वो पैकेट से उस पार चला गया। अब बताइए, सोने का पैकेट आपके पास सामने रखा है, आंख बंद करके चलोगे तो कहां से मिलेगा?
तो इसी को भगवान शंकर ने कहा देखो इसके भाग्य में नहीं है, यही है भाग्य, कि जब सोने का पैकेट पकड़ने की बारी आई तो ये आंख बंद करके चल रहा है। इस बात को आप लोग हमेशा समझिए, भाग्य भाव को कभी नकारा नहीं जा सकता। वी कैन नॉट इग्नोर लक, बट ये भाग्य हमारे कर्म से बनता है। कभी भी अपने जातक को ये मत बताइए कि पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किए हैं इस जन्म से नहीं मिटेंगे। बिल्कुल, पूर्व जन्म में अगर आपने बहुत बुरा कर्म किया है, बिल्कुल मत घबराइए, इस जन्म में बहुत अच्छा कर्म करिए। तो इसे होगा क्या, अब इन जातक का चंद्रमा इनका भाग्य, चंद्रमा को मजबूत कराइए। देखिए भगवान शंकर के सिर पे चंद्रमा होता है, ओम नमः शिवाय का जप कराइए। 2-3 मंत्र तो सभी जातकों को जप कराइए। एक गायत्री महामंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दूसरा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तीनों मंत्र आप सभी भी जप करो। देखो, बिना चंद्रमा के बलवान हुए आप अच्छे ज्योतिषी नहीं बन सकते, ये फैक्ट है। आपका खुद ही मन कमजोर रहेगा, आप किसका प्रेडिक्शन करने जाएंगे। चंद्रमा का बलवान बहुत होना आवश्यक है। देखिए हम आपके सामने इसलिए बैठ पाए ना क्योंकि मेरे पास मनोबल था, आत्मबल था। शरीर मेरा कितना भी, कल 6 घंटे मैंने प्रवचन किया सुबह के लेकर शाम तक, इतनी सर्दी होने के बावजूद बैठ करके। मनोबल आत्मबल के आगे शरीर बल काम नहीं करता। शरीर कितना भी परेशान करेगा, आप आत्मबल रहेगा, आप कर लोगे। देखो 40 पाउंड के गांधी जी दांडी मार्च में कितना तेजी से चल गए। हम लोगों को 5 किलोमीटर चलना पड़ता है रोज, तो कहते हैं आज बहुत चल रही है, बहुत चल रही है। आत्मबल बहुत महान होता है। तो आत्मबल, मनोबल, इन सबको बढ़ाने के लिए ये 3 मंत्र बहुत काम करते हैं। गायत्री महामंत्र, ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेव। पर इन तीनों मंत्रों का जब अपने आप ना कोई करने लगे, ये गुरु दीक्षा के मंत्र होते हैं। इसके साथ एक डिवाइन एनर्जी आती है। जैसे जब हम आप लोग कहते हैं कि आप गायत्री मंत्र जप करो, तो हम अपने साथ अपने गुरु चित्ता को आपके पास भेजते हैं। जप करोगे तो आपकी इससे सुरक्षा होगी, संरक्षा होगी, आपका आत्मिक बल बढ़ेगा, आपका तीसरा नेत्र खुलेगा, आपकी कुंडली शक्ति जागृत होगी, आपके समस्त चक्र जागृत हो जाएंगे। और जिस ज्योतिषी के समस्त चक्र जागृत होते हैं वही मार्गदर्शन कर सकता है। अरे जो खुद अंधेरे में रहेगा दूसरे को प्रकाश कहां सिखाएगा। तो भाग्येश मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक पार्ट अभी समाप्त होने वाला है 1 मिनट 47 सेकंड में। अगले पार्ट में हम आपको भाग्योदय के विभिन्न ग्रहों के समय को बताएंगे। और सबसे पहला काम ये करना है कि हम खुद को इनलाइटन करें। वी विल बी लाइटन देन ओनली वी कैन लाइट। हम खुद ही अंधेरे में हैं, हम खुद ही दुखी हैं, तो दूसरे को दुख को कहां से दूर करेंगे। तो सबसे पहला प्रयोग स्वयं पे करो, अपनी कुंडली पे करो कि हमारा भाग्य कैसे मजबूत होगा, हमारा जीवन कैसे चमकेगा, हमारा ब्रह्म प्रकाश कैसे फैलेगा, हमारा ऑरा कैसे क्लीन होगा। इस पे समय लगाइए आप। अब जैसे ही आप इस पे समय लगाएंगे तो आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही होगा, लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, आप बिल्कुल सही दिशा में जाएंगे। और इसके लिए निरंतर अभ्यास करते रहिए। देखिए हम कोई भी विषय आप सभी को पढ़ाते हैं, कभी भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाते जिसका कुंडली पे मैंने प्रेडिक्शन न कराया। ये क्लासेस हमारी समाप्त हो जाएंगी तो इसके बाद हमारी एडवांस की क्लासेस होंगी, जिसमें अगर आप सभी ज्वाइन करना चाहें तो जो एडवर्टाइजमेंट चलेगा उससे कुछ कम में आप लोगों को ज्वाइन कराते हैं, बिकॉज आप लोग हमारे पहले से स्टूडेंट हो। बट उसमें सीट्स लिमिटेड होती हैं, देयर आर लिमिटेड सीट्स। सो आप लोग पहले से प्री बुक कर लेना, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेक मोर, बिकॉज जो जिनको हम एडवांस में पढ़ाते हैं उनको इंडिविजुअली हम लोग उनको गाइड करना पड़ता है, बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर। हम कभी किसी को पढ़ाते नहीं, हम सिखाते हैं। पढ़ाने और सिखाने में यही डिफरेंस होता है। पढ़ाने में व्यक्ति कुछ भी लेक्चर दिया चला गया, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी। बट सिखाने में लेक्चर देके हम जाते नहीं। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, हम आपको समझाएंगे एंड आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड यू जॉब। हम वहां तक आपके साथ काम करेंगे। सो ज्योतिष का भाग्य भाव काफी स्ट्रांग है। भाग्येश को चेक करिए, उसकी स्थिति को जानिए और उसकी स्थिति को मजबूत करिए।